हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मीडिया की, तो एप्पल से आगे निकल गई है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की। अगर हम बात करके चले, एप्पल का इवेंट आने वाला है, लीक्स के हिसाब से 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो क्या एप्पल बाउंस बैक कर पाएगा उस इवेंट के बाद में? लेट्स सी क्या एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल को बचा पाएगी। अगर हम बोइंग की बात करके चले तो बोइंग प्लान कर रही है अपने स्पेस बिजनेस को बेचने की नासा को। हमने रिसेंटली बात करी थी, बोइंग का बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा, दबा के वो लॉस कर रहे हैं। अगर इनके स्पेस बिजनेस की बात करके चले तो भाई उसको भी बहुत टेंशन हो रही है। $3.1 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने, जो उनका स्पेस डिवीजन है, सिर्फ पहले 9 महीने के अंदर 2024 के अंदर, जहां पर उन्होंने $18.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। अगस्त में उनके नए सीईओ आए, उन्होंने बोला है हमारा क्लियर इंटेंट रहेगा जो हमारा कोर है उसकी तरफ, मतलब कमर्शियल और डिफेंस डिवीजन जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। शायद इसी चक्कर में इसको बेचा जा रहा है। अगर हम इसरो की बात करके चले तो अब वो सैटेलाइट्स को कैच करेंगे स्पेस के अंदर रोबोट आर्म के थ्रू। बेसिकली है क्या, बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में चल रही है, अब बहुत सारी पुरानी हो चुकी है, किसी का टाइम पूरा होने वाला है, कोई खराब हो रखी है, तो स्पेस में जो डेब्रीज इकट्ठी हो रही है उसको कलेक्ट करने की बातें चल रही है ताकि फ्यूचर में नुकसान ना हो। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है सैटेलाइट्स की, जो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स निकाली जा रही है ना, उसके हिसाब से बहुत सारी सैटेलाइट्स हो जाएगी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, स्पेस का ऐसा हाल होता है हमको दिखाई देगा, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ इससे भी बुरा होगा। तो आप समझो ना, आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगा स्पेस का बुरा हाल, बट ऊपर बहुत सारी चीजें घूम रही होगी, बहुत सारा गंद घूम रहा होगा। पहले धरती को गंदा कर दिया, स्पेस को भी गंदा करने के लिए इंसान तैयार है। तो उसी के लिए स्टार्टअप्स बहुत सारी बन रही है जो इसी डिब्रीज को, जो सैटेलाइट्स खराब हो रही है उसको इकट्ठा करेगी। तो इसरो भी इसी के अंदर काम कर रहा है और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगी आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उनके लिए एक बुरी खबर है, $736 मिलियन का उनका जो डील था पावर ट्रांसमिशन का केनिया के अंदर, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब वो गया। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई 10 मिनट की मेडिसिन डिलीवरी भी वो शुरू कर रहे हैं। फार्म इजी के साथ में कोलैबोरेट करके ये किया जा रहा है। फार्म इजी का एक सेक्शन बना दिया जाएगा जहां पर बहुत सारी दवाइयां होगी और उसको सप्लाई किया जाएगा। पहले शायद बिग बास्केट ये किया करता था, थोड़ी लेट डिलीवरी करता था, पर ये करता था और कोई नहीं कर रहा था। स्विगी से आपको वो स्टोर पे कॉल करके वो पिक करवा के काम करना पड़ता था, क्योंकि मैंने किया है ये, और ये अच्छी चीज है, इंस्टामार्ट पे ही मिलने लग जाएगा। तो बाकी स्विगी की इन्वेस्टर है मेटॉन्ग, मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ये चाइनीज ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने $200 मिलियन के अपने स्टेक्स बेचे हैं सेकेंडरी डील के अंदर। 2018 के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 2020 के अंदर अपनी होल्डिंग को उन्होंने बढ़ाया था, और अभी डेटा के हिसाब से वो अपने शेयर्स बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि अभी एक राइट अपॉर्चुनिटी एग्जिट करने की? क्योंकि अगर आईपीओ अच्छा जाएगा तो अच्छी एग्जिट मिलेगी। शायद बहुत सारे लोग इंटरनली स्विगी के आईपीओ से डर रहे हैं, बाकी मुझे लगता है कि आईपीओ सही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम जेएसडब्ल्यू की बात करके चले तो वो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं इंडिया के अंदर। ये बहुत बढ़िया चीज है, इतना छोटा और आसान बिजनेस नहीं है, बट मैं आपको कहूंगा अगर पैसा है और सोच रहे हो कुछ करने का, ये वाली जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अभी के टाइम पे चाइना डोमिनेट कर रहा है इस मार्केट को। 95% जो ड्राई कार्गो होता है ना, उसके कंटेनर्स यही बना रहे हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स की बात करके चले तो लगभग सारे चाइनीज फैक्ट्री में बन रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो कितनी बड़ी डिमांड है, और ये किराए विराए पे निकलते हैं। अगर फ्यूचर के अंदर चाइना को कहीं पे कट ऑफ किया जाता है तो वो कंटेनर्स की मार्केट पूरी ऊपर हो जाएगी और उसी को कैपिटलाइज किया जा सकता है अभी के टाइम पे। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने क्रिप्टो डोमिनेंस के खिलाफ बोला है, और ये साइन दिखाई दे रहा है कि एंटी क्रिप्टो है आरबीआई। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए बनी है। मतलब अगर आप क्रिप्टो से किसी को पैसा देते हो और लेते हो तो आप कोशिश, तो आपके पास में रास्ते हैं कि गवर्नमेंट को आपको टैक्स ना देना पड़े, आप चोरी का पैसा या ब्लैक का पैसा इधर से उधर कर सको। तो इसी चक्कर में उनका कहना है कि जो फिएट करेंसी है, जो एक्चुअल हमारी करेंसी है, उसके साथ में इसका कोएग्जिस्टेंस थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने अपने ई रुपये भी निकाले, बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स है वो भी निकाल रही है कि भाई आपको क्रिप्टो ही चाहिए ना, आपको सीमलेस ट्रांजेक्शन चाहिए ना, ये लो आप इस तरीके से कर लो। अभी रिसेंटली बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम हुए, मैं स्कैम ही बोलूंगा। एक कंपनी जो क्रिप्टो के पैसे लेके भाग गई, लोगों की दिवालिया घोषित हो गई। एक कंपनी जो कहती है हमारे यहाँ से चोरी हो गया और उनके केसेस चल रहे हैं, पता नहीं उनका भी क्या चल रहा है। तो ये जो स्कैम्स है ना, इस स्कैम के ऊपर आरबीआई ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। तो इसका मतलब यही है, आरबीआई कह रही है ठीक है भाई, पहले तुम जलो ताकि तुमको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं करना है। मेरा ये ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मेटा की बात करके चले तो उन्होंने
मल्टी ईयर डील साइन कर रही है रूटर्स के साथ में, जो उनका मेटा एआई है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको जो मेटा के एआईज है उसके अंदर रूटर का न्यूज का कंटेंट भी मिला करेगा। एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। मेटा के टूल्स अगर आप एआई की बात करें चलो उसके अंदर, और जो इनका बड़ा गेम है जो रेबन के साथ में ये अपने ग्लासेस बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं अगर न्यूज भी उसके अंदर इंटीग्रेट होती है तो। मेरा ये लेने का बहुत मन है, पर मैं चाहता हूँ पहले मैं किसी का यूज करूँ फिर मैं देखूँ मुझे लेना है नहीं लेना। क्योंकि भाई मैंने ना ऐसी बहुत सारी चीजें ले रखी है जो पड़ी रहती है। ऑक्यूलस ले रखा है, वो पड़ा रहा है। कोविड के अंदर सोचा था दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया कोविड के अंदर ही रहेगी, ये होगा वो होगा, तो मैंने लेके रख लिया। सिमिलरली अभी मुझे लगता है ये ग्लासेस अच्छे हैं, इसके अंदर कैमरा है भाई, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, डैश कैम की जरूरत नहीं है, लाइफ में डैश कैम होगा, कभी कोई इवेंट में जा रहा हूँ तो वो भी रिकॉर्ड हो सकता है, व्लॉग भी बन सकते हैं, भी हो सकता है। और अगर ये एआई वाला फीचर है जैसे कि मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, उसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें समझ में आ रही है। बट क्या ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली काम करती है या फिर नहीं करती है? क्योंकि इंटरनेशनली तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कोई मेरे को जान पहचान वाला मिल जाए जो यूज कर रहा हूँ, मैं उसको यूज करके देखूंगा। कहने को बहुत सस्ती डिवाइस है, जब 20-30 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी, बट मैं थोड़ा स्मार्ट परचेज करना चाहता हूँ इस बार। अगर हम गूगल की बात करके चले तो दिसंबर के अंदर अपना जेमिनी 2.0 निकाल सकती है, अभी 1.5 चल रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जेमिनी थोड़ा सा पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चैट जीपीटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट देखी हमारे चैनल के ऊपर जिसने बोला चैट जीपीटी का पेड वर्जन बहुत ही वाहियात है, मतलब आपने यूज नहीं किया, इसका मतलब ये है। पेड वर्जन और फ्री वर्जन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ कमांड्स का ही डिफरेंस है अगर आप बेसिक चैट जीपीटी यूज करते हो तो। फ्री वाले में अंदर आप शायद कम क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके बाद में आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। पेड वाले के अंदर आप ज्यादा पूछ सकते हो, बट पेड के अंदर आपको जीपीटी का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप अपना सेमी कस्टम मॉडल बना सकते हो, जो कि बहुत बड़ा गेम है। असली चैट जीपीटी का मतलब मेरे हिसाब से जीपीटी बनाना ही है। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उनकी जो वेमो है उन्होंने $5.6 बिलियन की फंडिंग राउंड रेस करा है। ये अच्छी चीज है भाई इनके लिए, ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली खबर निकल के कि टेस्ला भी शायद अगले साल अपनी ड्राइवरलेस कार निकाल सकता है जो टैक्सी की फॉर्म के अंदर आएगी। तो इस चक्कर में वेमो को भी पैसा रेस करना पड़ रहा है ताकि वो भी एक्सपैंड कर सके। ये बेसिकली एक रोबो टैक्सी है, बहुत सारी आपने शायद वीडियो देखी होगी, ये भाई बूथ देखो गाड़ी चला रहा है, तो भाई ये उसी टाइप की चीज है और मुझे लगता है रेवोल्यूशनरी है बाहर के लिए। इंडिया के अंदर तो भाई ई रिक्शा वाले घुसा देंगे यहीं पे, पूरी गाड़ी टूटी पड़ी होगी या कोई मरा पड़ा होगा नीचे, और ज्यादातर जो मरे होंगे ना वो सवारी वाले ही होंगे जो पीछे बिठाते हैं ई रिक्शा वाले। ये सार्काज़म तो बोल रहा हूँ, बाकी सच्चाई यही होने वाली है अगर इंडिया के अंदर आएगी ड्राइवरलेस। जब तक ये ई रिक्शा वाला सिस्टम को कंट्रोल नहीं किया जाए तब तो हाल बुरा लेने वाला है। अगर हम बजाज की बात करके चले तो उन्होंने सीएनजी बाइक निकाली थी और वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। अक्टूबर के महीने के अंदर 8310 यूनिट्स बिकी है, पता नहीं भाई क्यों खरीद रहा है कोई, और ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 68% से। ठीक है सीएनजी में बाइक चलाओ, पर मुझे समझ में नहीं आ रही थी बात। पहले ही बाइक सस्ती होती है यार, रेंज तो अच्छी मिलती है, सीएनजी लगा के और सस्ती करके क्या फायदा करना है, इससे बड़े ईवी चला लो। हाँ आप कह सकते हो ओला खतरनाक है भाई, ओला धोखा दे जाती है, बट आपके पास और भी अल्टरनेटिव है ना, इथर ले लो या फिर टीवीएस ले लो, इसी रेंज के आसपास में मिल जाएगी। ये 95,000 के अंदर मिल रही है, वो भी आपको इसके आसपास मिल जाएगी। अब कोई बोलेगा नहीं भाई हमको रेंज की दिक्कत आती है, सीएनजी में बड़ी रेंज मिल जाएगी, सीएनजी में भी थोड़ी ना रेंज मिल रही है, सीएनजी में भी कम रेंज है, इसके अंदर भी कम रेंज है। बाकी किसी के पास में है तो कमेंट सेक्शन में बताना इसका एडवांटेज क्या है भाई, क्यों लो है इसको। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।